प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत अनेकों शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। उसमें मध्यकालीन भारत के सिलेबस में आप शीर्षकों के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो उसमें आपको मराठों के उदय और शिवाजी की उपलब्धियां, साथ साथ उत्तर की ओर मराठों का विस्तार एवं उनके पतन के बारे में लिखना है। अर्थात आपको जानना चाहिए उक्त विषयों पर आपकी एक अच्छी जानकारी, सम्मानजनक जानकारी की अपेक्षा की जाती है। यदि उस बिंदु को लेकर के अर्थात उस शीर्षक को लेकर के मुख्य परीक्षा में कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाए तो या तो वो टिप्पणी की हैसियत से पूछे जाए या फिर वो दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाए, तो प्रश्न संभावित रूप से ऐसा भी हो सकता है कि मराठों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि मराठों के विस्तार में उनकी साम्राज्यवादी नीति किस प्रकार सहायक थी, टिप्पणी करें। तो याद रहे, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब अर्थात उसका उत्तर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सारगर्भित लिखें, डिप्लोमेटिक तरीके से लिखें और सीमित शब्दों में गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुति दें, ताकि परीक्षक को लगे कि हाँ, एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ उक्त प्रश्न का जवाब लिखा गया है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय की परीक्षा तो है नहीं, ये प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के चयन की परीक्षा है। अर्थात ये परीक्षक को ये पता होता है कि आपकी जो प्रस्तुति है, आपने जो लेख लिखा है, वो आपकी ज्ञान का वो स्तर भांप लेते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय ना गंवाता हूँ और इस पर प्रश्न के जवाब तर आपको लेने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसकी पृष्ठभूमि में लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ था, उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली है ना जो शासन था या राज्य जो उभर कर आया था, वो मराठों का था। हालांकि मराठों के उत्कर्ष में उस समय उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, साथ साथ तत्कालीन जो मुगल शासक थे, विशेषकर औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति एवं उसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र क्षेत्र विशेष में संत कवियों के द्वारा चलाए गए धार्मिक आंदोलन भी एक प्रमुख कारक थे। तो ये बातें आपको पृष्ठभूमि में लिखनी चाहिए। जहां तक प्रश्न की सीधी डिमांड जो प्रतीत होती है, उसमें शिवाजी की उपलब्धियों की ओर इशारा किया जा रहा है। तो आप शिवाजी की उपलब्धियों को केंद्रित करके आगे लिखते हैं कि जहां तक शिवाजी की उपलब्धियों की बात है, शिवाजी एक योग्य सेनापति और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपने प्रयासों की बदौलत एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी की उपलब्धियों को निम्न रूप से देखा जा सकता है ना। तो आप लिखते हैं आगे कि शिवाजी के पूर्व मराठे, जितने भी मराठे उस क्षेत्र विशेष में पश्चिमी दक्कन प्लेटो के आसपास जो मराठे थे, वे छोटे छोटे स्थानीय रियासतों में बटे हुए थे। किंतु शिवाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने दक्कन के से लेकर कर्नाटक तक मराठा साम्राज्य के प्रभाव में वृद्धि की और अखिल भारतीय स्तर पर भी उसे एक प्रमुख स्थान दिलवाया। ये शिवाजी की प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है। आगे आपकी उपलब्धियों का सिलसिले में आप जोड़ते हुए चले जाते हैं। आप लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि शिवाजी की उपलब्धि एक कुशल प्रशासकीय व्यवस्था के निर्माण के रूप में भी देखी जा सकती है। प्रशासन की सहायता के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी और ऐसा नियुक्ति करके उन्होंने वित्त के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, गुप्तचर व्यवस्था के क्षेत्र में और पत्र व्यवहार के क्षेत्र में एक तरह से बड़े कार्यकुशलता के साथ ऐसे पदधारकों की सेवाएं ली थी उन्होंने। आगे आप लिखते हैं कि शिवाजी ने आय में वृद्धि हेतु प्रामाणिक व्यवस्था को भी बहुत ही सहजता से अपने शासनकाल में अपनाया था। जैसे सरदेशमुखी के साथ साथ उन्होंने चौथ नामक कर के माध्यम से साम्राज्य का आर्थिक आधार जो है सर, उसे व्यापक रूप दिया था। आगे आप लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने राज्य के निकटवर्ती मुगलई क्षेत्रों पर चौथ लगा करके अपने आय में वृद्धि की थी, जो राज्य के उत्पादन का 1/4 भाग होता था। और इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण
व लूट से बचाव के लिए एक तरह से आश्वासन दिया जाता था। इसलिए इस कर को तत्कालीन भाषा में, तत्कालीन समय में खानदानी कर का भी नाम दिया जाता था। तो ये भी आप शिवाजी की उपलब्धियां के अंतर्गत आती। इसके अलावा नकद वेतन पर आधारित सेना का गठन, रख रखाव या गठन कहे, शिवाजी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है ना। इसके अलावे आप उनका कठोर अनुशासन पर बल दे करके उन्होंने मराठा सेना की प्रभावशीलता में जबरदस्त वृद्धि की थी। इसके अलावा कुशल छापामार युद्ध, जिसे आप गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, उसमें निपुणता हासिल की थी उन्होंने, और उस नीति के तहत उन्होंने सैन्य क्षेत्र में अपने सैनिकों को या अपने सैन्य व्यवस्था को दुरुस्त किया था। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए या उसकी मजबूती के लिए उन्होंने मजबूत किलेबंदी तक की व्यवस्था कर ली थी। और इसके लिए अब उनकी अपनी दूरदर्शिता के कारण और विश्वासघात से बचने के लिए शिवाजी ने समान दर्जे वाले विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को किलों का प्रभार दे करके अपनी सैन्य व्यवस्था को और प्रगाढ़ किया था। शिवाजी की ये नीतियां मराठा साम्राज्य के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई थी। इतना ही नहीं, कुशल राजस्व व्यवस्था से होने वाली आय के कारण भी मराठों की सैन्य शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। शिवाजी इस मामले में बेहद बड़े कूटनीतिज्ञ थे और समझ लिया जाए कि बेहद जानकार व्यक्ति थे और जागरूक और जीवट किस्म के इंसान थे। उन्होंने मालवी नामक पहाड़ी जनजाति या लड़ाकुओं को अपना अंगरक्षक बनाया था। इतना ही नहीं, अगर अन्य उपलब्धियों की मैं बात करूं तो शिवाजी के शासन काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं, जिनको होन कहा जाता था, उस और चांदी की मुद्राओं को, ताम्र की मुद्राओं को शिवराई के नाम से जाना जाता था। यह भी शिवाजी ने अपने शासनकाल में चलाया था। जहां तक लिपि के बारे में थोड़ी सी बात मैं कर दूं तो शिवाजी से पूर्व के शासकों के समय में, खासकर मैं 13वीं शताब्दी की बात कर लूं तो उस समय में उस महाराष्ट्र क्षेत्र में एक प्रकार की लिपि अपनाई गई थी जिसे मोडी लिपि कहते थे। और शिवाजी के काल में हालांकि ये व्यवस्था, मोडी लिपि को लिपिबद्ध करने की व्यवस्था चिटनीस नामक पदधारक किया करते थे। हालांकि इनका विकास धीरे धीरे शिवाजी के बाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पे कहूं कि कुल मिलाकर कहा जाए कि शिवाजी के शासन काल में राजस्व प्रशासन हो या न्याय प्रशासन हो या फिर कूटनीति पर आधारित सैन्य व्यवस्था, अपने इन सभी अपने जीवन के 53वें वर्ष तक, अर्थात 1627 से लेकर 1680 तक का उनकी जीवन अवधि के बीच में शिवाजी ने अतुल्य श्रेष्ठता हासिल की थी। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार यदुराज सरकार ने कहा था कि शिवाजी हिंदू प्रजाति के अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राष्ट्र निर्माता थे। तो उक्त बिंदुओं को, बातों को यदि आप क्रमिक रूप से उस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज कराते हैं तो परीक्षक को इस बात से आगाज हो जाता है, एहसास हो जाता है कि आपने विषयगत बातों को क्रमिक रूप से लिखने का प्रयास किया है और आपको अच्छे अंक निसंदेह मिलेंगे। तो यहाँ पर बात यह है, मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि सीमित शब्दों में और सीमित समयावधि में आपको सारी बातें लिखनी होती है, इसलिए सागर बातों को लिखने के क्रम में इस बात का एहसास होना चाहिए कि मूलभूत बातों को लिख दी जाए, ताकि बाद में इस बात का एहसास ना हो कि उक्त बातों को लिखा जाना चाहिए था और बातें छूट गई। अर्थात कुछ अन्य बातें जो इसमें गौण प्रतीत होती है उन्हें ना ही लिखा जाए तो अच्छा हो। तो ये जो मैंने व्याख्या बताया आपको, उस प्रश्न को केंद्रित करके बताया। अपने अगले वीडियो में मैं मराठा साम्राज्य के पतन के कारकों पर भी दृष्टिपात करूंगा। और आज के जितने भी पाठक जो इस परीक्षा की तैयारी में, मुख्य परीक्षा में लगे हुए हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो इसी तरह से दृढ़ता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें। मैं नियमित रूप से नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। मैं जल्द ही आपके साथ नए विषयों के साथ पहुंचूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।